नाज़रीन, प्रोग्राम रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मामलात, हालात, वाक़यात कुछ इस तरफ इशारा करते हैं कि जदीद टेक्नोलॉजी दुनिया के अंदर एम्ब्रेस कर ली जा चुकी है, लोग उस पर भरपूर तौर पर कॉन्फिडेंस कर चुके हैं। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर करोड़हा लोगों के, करोड़हा सही बोल रहा हूँ, करोड़हा लोगों की क्रिप्टो करेंसी के अंदर बिलवास्ता बिलावास्ता इन्वेस्टमेंट के बावजूद इस तरफ वो रुझानात पैदा नहीं हुए और हम कह रहे हैं अभी भी कि ये जेनजीज और मिलेनियल्स की चीज़ है। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है कि इसके बारे में ये तासुर दिया जा रहा है कि साहब ये तो सिर्फ नई जनरेशन बिलीव करती है इसमें, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, डिजिटल है। सही है। और ज़ाहिरी बात है इसके इन्फ्लुएंसर्स भी कुछ रंगीन मिजाज किस्म के लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, जिनको देख के बंदा कहता है कि साहब इस तरफ जाएं कि न जाएं। सही है। लेकिन बात यह कि ये बहुत ही साइंटिफिक फील्ड है, नंबर 1। नंबर 2, ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड फील्ड है। नंबर 3, इसको इंट्रोड्यूस करवाने वाले लोग बहुत ज़्यादा टेक सेवी और फाइनेंस नॉलेज सेवी हैं। ये मैं आपको क्लियर बात बता रहा हूँ। ये ऐसे ही सिस्टम नहीं आ गया कि इन्होंने जनाब दिनों में ही बिटकॉइन को जनाब जो है ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑफ एसेट क्रिएट कर दिया। ट्रिलियंस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मोर देन 1 ट्रिलियन की मार्केट कैप सिर्फ बिटकॉइन की है। उसकी अभी इसला भी कर लेंगे हमारे मेहमान अगर उनको लगे मैं गलत बोल रहा हूँ तो। बात ये पूरी मार्केट जो है ये तो मल्टी ट्रिलियन डॉलर मार्केट है दुनिया के अंदर। पाकिस्तान के अंदर ये गुफ्तगू ज़रूर होती है कि पाकिस्तान के सारे कर्ज़े इससे माफ़ करवाए जा सकते हैं, पाकिस्तान में माइनिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पाकिस्तान में इतना बहुत सारी बातें की जाती हैं। लेकिन रियलिस्टिकली स्पीकिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि 2016 में जब पहली मरतबा मैं इस टॉपिक से, इस चीज़ से आशना हुआ, मुझे नॉलेज आई, तब से लेकर अभी तक डेवलपमेंट की स्पीड बहुत स्लो है। 10 साल यानी 1 दिहाई गुजर चुकी है। पाकिस्तान वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज़ टू अडॉप्ट इंटरनेट टेलीफोनी। पाकिस्तान वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड जो कि ब्रॉडबैंड के अंदर, इवन डेवलपिंग स्टेटस होने के बावजूद ब्रॉडबैंड को इतना ज़्यादा पॉपुलराइज करने वाला मुल्क पाकिस्तान। डिजिटल बैंकिंग को आगे ले जाने वाला मुल्क पाकिस्तान। ई कॉमर्स के अंदर मराद देने वाला पहला मुल्क पाकिस्तान। कर नहीं सका वो एक अलग बात है, लेकिन ई कॉमर्स में, डिजिटल बैंकिंग में, ईमेल बैंकिंग में और फिर उसके बाद मोबाइल बैंकिंग में भी काफ़ी हद तक जो है वो बड़ा अहम उसने रोल अदा किया। आज भी मेरे जो फाजिल मेहमान हैं, मैं तारुफ़ आज मुख्तलिफ़ तरीके से करवाऊँगा। ये मोहम्मद हारून साहब वैसे तो क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के फील्ड के एक्सपर्ट हैं, लेकिन ये बताते नहीं, लेकिन मैंने इनसे चुपके से निकलवाया। ये माइक्रो फाइनेंस और पाकिस्तान में ये जो डिजिटल बैंकिंग है उसके भी पाइनियर्स में से हैं। वेलकम करूँगा आपको शो में मोहम्मद हारून साहब। जी बहुत शुक्रिया। मैंने ये तारुफ इसलिए डाल दिया क्योंकि ये तासुर साथ आना चाहिए। ही स्टडीड फ्राम वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस स्कूल्स इन पाकिस्तान ऑल्सो। मैं अभी मेंशन जानबूझ के नहीं कर रहा, आपकी भी वाबस्तगी वहाँ से है, मेरी भी बिला वास्ता बतौर एक मालिम टीचर उस इदारे से वाबस्तगी है। लेकिन बेसिकली आपके सामने ये चीज़ रखूँगा कि सर देखें, ये लोग बोलते हैं कि ये सब ओवरनाइट हो गया। सबसे पहले तो ये क्लियर करें कि क्या ओवरनाइट क्रिप्टो डेवलप हो गई, ओवरनाइट कुछ हो गया? क्योंकि मेरा जहाँ तक तासुर है कि इसके पीछे बहुत थिंकिंग, बहुत आइडियाज़, बहुत विजन लगी होगी। जी जी बहुत शुक्रिया, सवाल आपका बहुत अच्छा है। देखिए, अगर हम थोड़ा सा अगर हम हिस्ट्री देखें इसकी, बिटकॉइन की हम बात करें या क्रिप्टो करेंसी की बात करें, तो इसका आगाज़ जो 2009 से हुआ था। 2008 में जो इसका वाइट पेपर शाया हुआ और जिसके जो लिखने वाले थे वो सतोशी नाकामोटो जिनका नाम, और वो एक एनोनिमस हैं। अच्छा, इससे पहले मफरूज़े के बुनियाद मफरूज़े हैं वो एक, लेकिन उससे पहले भी एक मूवमेंट चली थी जो तकरीबन कोई 1980 के दिहाई में चली थी। उसका नाम था साइफर पंक। अब वो साइफर पंक जो मूवमेंट थी वो इसलिए लेकर आई गई थी कि ताकि सेंट्रलाइज निज़ाम को हटाया जाए बीच से। जिस तरह 2 लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी भी चैनल के ऊपर जाके, तो इसी तरह 2 लोग आपस में एक दूसरे को पेमेंट कर सकते हैं बगैर किसी थर्ड पार्टी के। फिर हुआ है कि 2000 की बात है कि तकरीबन कोई 2000 में एक डीजी कैश नामी एक कंपनी ने एक अपना एक ईमेल के जरिए जो है ये कॉरेस्पॉन्डेंस निकाली कि आप ईमेल के जरिए आप एक दूसरे को डॉलर भेज सकते हैं, आप एक दूसरे को करेंसी भेज सकते हैं। लेकिन उसमें उस डीजी कैश में जो उसके डिज़ाइन करने वाले थे उनका नाम था डेविड स्वैम। डेविड स्वैम जो बेसिकली एक मैथमेटिशियंस भी थे हैं और उसके अलावा उन्होंने जो फिजिक्स में पीएचडी भी किया। तो वो ये जब उन्होंने शुरू किया तो उसमें कुछ ऐसे फ्लॉज आ गए थे कि जिसके सबब उस डीजी कैश को बैंकरप्ट होना पड़ गया। उसके बाद फिर जाके 2008 में तो देखा जाए तो ये जो मूवमेंट है पीयर टू पीयर वाली, जिसका बुनियाद जो है वो बिटकॉइन के ऊपर रखी गई है,
वो एक्चुअली 1980 के दहाई से शुरू हो चुकी थी। तो अब ये आपको पता है कि 2009 के बाद फिर 2014-15 में बहुत सारी इस जैसी रेसिपी के तहत बहुत सारी जो है वो क्रिप्टो करेंसीज आ गई इंटरनेट के ऊपर, और आज इस वक्त जो है कोई मिलियंस के हिसाब से जो इंटरनेट आप समझ लें कि इंटरनेट पर ये बेतहाशा करेंसी आपको मिल जाएंगी। एक पूरी इकोनॉमिक इकोसिस्टम तैयार हो चुका है ऑनलाइन। जी बिल्कुल। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मैं समझ बूझ मुझ में पैदा हुई, ये पढ़ के, देख के, सुन के, आपसे ही बहुत कुछ सीखा। यही प्रोग्राम के अंदर आप जब आए आपने बहुत सारी बातें की, काफ़ी दफ़ा आपका मजाक भी उड़ाया। माज़रत चाहता हूँ, जब 2017 में आप पहली मरतबा प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए तो मेरा आपका बड़ा अजीब व गरीब किस्म का मुबाहिसा हुआ था, मुझे आज भी याद है। और प्रोग्राम से जाते हुए इन्होंने एक छोटी सी बात की, इन्होंने कहा आधा बिटकॉइन आज की तारीख़ में कोई 1 लाख रुपए के आसपास है, तो ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। मैंने इनकी बात को ऐसे टाल दिया। आज मेरे ख्याल से आधा बिटकॉइन कितने का होगा? 1.5 करोड़ का है। 1.5 करोड़ का है। जी बिल्कुल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से इन्वेस्टमेंट से बेहतर है, पिलाट से बेहतर रहा। जी बिल्कुल। चलो गलतियां हो जाती हैं इंसान से, हमसे भी हो गई भाई, कोई बात नहीं। खैर एनीवे आगे चलते हैं। और इथेरियम तो यकीन करें इतना सस्ता था, अभी मैं अगले दिन देख रहा था एक चैनल तो बाकायदा रोजाना की बुनियादों पर इनके रेट भी दिखा रहा है। इथेरियम जो है वो 2015 में उसकी ऑक्शनिंग हुई थी, यानी कि उसका आईपीओ आया था, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कह लें या इनिशियल कॉइन ऑफरिंग कह लें। दुबई में बाकायदा इसका आगाज हुआ था और मुझे याद है कि 50 सेंट से ये शुरू हुआ था इथेरियम, और आज इस वक्त इथेरियम जो है वो $3200 के ऊपर है, जबकि अपना वो ऑल टाइम हाई 4.5 पे भी गया था, 4.5 से ऊपर गया था। एग्जैक्टली। तो देखा जाए तो इस तरह की क्रिप्टो करेंसी जब आती हैं तो उनको पढ़ना बहुत जरूरी है, उनके एल्गोरिथम को समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, इनका कोई ये वजाहत करें थोड़ा, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आप आते हैं, इंटरेस्टिंग बात होती है। आप भी कई मरतबा आपने देखा होगा लोगों को जब नहीं समझ में आ रही होती बात तो वो अग्रेसिवली रिएक्ट कर रहे होते हैं। हमारे माशरे में तो खैर बहुत ज़्यादा ही है। इसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, कोई एक्सचेंज यूटिलिटी नहीं है, क्योंकि आम लोग हमारे ये तासुर देते हैं कि साहब इसकी कोई वर्थ नहीं है या इट हैज़ नो वर्थ। ये एक्सप्लेन करें। आपने पिछली दफ़ा भी थोड़ा सा इसको छुआ था लेकिन वक्त कम था, आपने बात पूरी नहीं हुई। जी देखिए, इस तरह की जो क्रिप्टो करेंसीज हैं इसके ऊपर अभी भी ये ज़ेर बहस चीज़ें चल रही हैं कि आया कि ये सिक्योरिटी टोकन्स में आते हैं या कमोडिटी में इनका शुमार होता है। पहली बात तो ये कि बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, सोलाना हो गया, XRP हो गया, ट्रॉन हो गया, ये जितनी भी डोज कॉइन है, जितने भी ब्लॉक चेन्स के ऊपर जो कॉइन बनाए जाते हैं, इनके पीछे होता कुछ नहीं। इनके पीछे आपकी कंजम्पशन होती है इलेक्ट्रिसिटी की, इसके पीछे मशीन्स होती हैं, इसके पीछे पूरा कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता है। उस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करने के लिए जब दो आपस में पेयर टू पेयर जब ट्रांजैक्शन कर रहे थे उसको वैलिडेट करने के लिए किसी पार्टी की, जैसे एक दौर में हमारे यहाँ बुककीपिंग लेजर वगैरह होता था। लेजर टेक्नोलॉजी की हम बात करें, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी की बात करें, तो उसके पीछे पूरा एक फ्रेमवर्क है, इसके पीछे पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये कह देना कि इसके पीछे कुछ नहीं, इसके पीछे ये सारे एफर्ट्स होते हैं, ये सारे ऐसे एफर्ट्स होते हैं जिनकी अपनी बाकायदा कॉस्ट होती है। जैसे अगर हम बिजली की बात करें, बिटकॉइन की बात करें, हम इथेरियम की बात करें, जाहिर सी बात है वो सारी अपनी बिजली कंज्यूम करती हैं। और मिसाल के तौर पर अगर इस वक्त 100 पूल्स हैं या 100 लोग आपस में इस कंसेंसस को, पजल को सॉल्व करने में लगे हुए हैं, तो उनमें से कोई एक विन करता है, बाकी 99 जो है वो लूज कर जाते हैं। तो अब आप देखें कि 100 की एनर्जी तो यूज हो रही है, उसमें यूटिलाइज हो रही है। तो ये कह देना कि इसके पीछे कुछ नहीं, इसके पीछे हमेशा से एक एफर्ट्स, हमेशा से एनर्जी, हमेशा से इसके पीछे एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये इस तरह का प्रिंटिंग मनी नहीं है कि आप इसको मशीन में लगाएं, दूसरी तरफ से जो वो पेपर निकल के करेंसी की फॉर्म में आ जाए। इसके पीछे कोई गवर्नमेंट्स नहीं है, इसके पीछे कोई एक कंप्यूटर नहीं है। मैं करेक्ट, मुझे थोड़ा सा बिटकॉइन नेटवर्क की मैं बात करूं तो इस वक्त कोई 12,000 नोड्स हैं जो डेटाबेस को मेंटेन कर रही हैं। अगर उन 12,000 में से अगर एक भी डेटाबेस अगर करप्ट हो जाता है तो 11,999 के पास वो सारा ब्लॉकचेन का डेटा होगा। जैसे अभी 9,40,000 ब्लॉक्स बन चुके हैं तो उन सबका डेटा उन 11,999 के पास मौजूद होगा, सबके पास मौजूद होगा। इसके अलावा इस वक्त तकरीबन कोई 20-22 मिलियन से ज्यादा मशीन इस वक्त काम कर रही हैं दुनिया भर में, जो इस वक्त इंटरनेट से कनेक्ट है, जो माइनिंग की तरफ, बिटकॉइन की माइनिंग में हिस्सा ले रही हैं। और अगर हम यूजर की बात करें तो तकरीबन कोई 500-600 मिलियन इस वक्त एक्टिव यूजर्स हैं जो इस वक्त बिटकॉइन के नेटवर्क के साथ कितने दोबारा से तकरीबन कोई 500-600 मिलियन इस वक्त एक्टिव यूजर्स हैं जो बिटकॉइन से मुंसलिक हैं, यानी कि उनके अगर वॉलेट्स बन चुके हैं, वो कॉइनर कहलाते हैं। बेसिकली कॉइनर का मतलब ये होता है जो एक बिटकॉइन या उससे कम बिटकॉइन या जितने भी सतोशी अपने पास होल्ड करता है हम उसको कॉइनर्स कहते हैं। कॉइनर्स का मतलब ये कि वो उस नेटवर्क का हिस्सा है जो बिल्कुल एक आइसोलेटेड सिस्टम है, जो हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम से हट के काम कर रहा है। अच्छा, एक लम्हे के लिए मुझे ये वजाहत कीजिएगा, अभी प्रोग्राम से पहले भी हमारी मुख्तसर सी बात हो रही थी। एक तरफ है बिटकॉइन और बिटकॉइन के अलावा जितनी और क्रिप्टो करेंसीज हैं वो हो गई अल्ट कॉइन। बिटकॉइन आज की तारीख में तो मार्केट के अंदर उसकी डोमिनेंस है। मुस्तकबिल में मैं नहीं कह सकता, हो सकता है फैक्टर्स कैन चेंज, लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा डोमिनेंस, मेरे ख्याल से 50% से ज़्यादा सरमायाकारी वहाँ है। जी बिल्कुल, एम आई राइट?
तो ये ऑल्ट कॉइन्स क्या हैं ये थोड़ा सा हमें समझाएं, और इनकी क्या मतलब, इनकी क्या वर्थ है, क्या वैल्यू है, ये बताएं। अच्छा, चूंकि हुआ ये कि जब ये इथीरियम का कॉन्सेप्ट लेकर आया था विटालिक बुटेरिन, जो 16 साल की उम्र में उन्होंने कोडिंग डिज़ाइन की थी, तो उन्होंने ये देखा कि इथीरियम का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक पेमेंट का ट्रांसफ़र या पेमेंट का मैकेनिज्म को डिफाइन नहीं करना, बल्कि आपने एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड करना है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि दो पार्टी के दरमियान किसी किस्म का भी माहिदा हो, दो ऑब्जेक्ट के दरमियान हो या किसी ऑब्जेक्ट और किसी पर्सन के दरमियान माहिदा हो, उसको हम कहते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए बिटकॉइन की सपोर्ट नहीं थी। बिटकॉइन आप समझ लें कि वो चूंकि प्रूफ ऑफ वर्क पे था, ये प्रूफ ऑफ स्टेक पे है। इसी वजह से इथीरियम ने बहुत ज़्यादा इसको फ़रोग़ दिया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को। उसके देखा था कि बहुत सारे टोकन्स, बहुत सारे कॉइन्स, बहुत सारे ऐसे ब्लॉकचेन्स आ गई जिन्होंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बेस के ऊपर अपने नेटवर्क को ग्रो किया, उसको बढ़ाया, जैसे सोलाना की मिसाल है। तो इस तरह के जो ऑल्ट्स कॉइन्स है ज़्यादातर उनको शुमार किया जाता है ताकि वहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड किए जाए। जैसे डिफाई का कॉन्सेप्ट आया, जिस तरह रॉ का टोकन आया, जिस तरह से हमारे पास ये NFTs आए, जिस तरह से हमारे पास ये मेटावर्स आए, इन सब के ऊपर एक आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड होता है। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड करने के लिए यू मस्ट हैव अ ब्लॉकचेन। उस ब्लॉकचेन के ऊपर आप जो है वो अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किसी भी ब्लॉक के अंदर जाके उसको आप कोडिंग को डिफाइन करके उसको आप बिल्ड कर सकते हैं। Right. तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जब वर्ड आया तो वो इथीरियम से लेकर आया। उसकी वजह से बहुत सारी रेसिपीज सामने आ गई। प्रूफ ऑफ स्टेक आया तो फिर डीपॉस आ गया, फिर डीपॉस के अलावा लातादाद ऐसे किस्म के एल्गोरिथम आ गए इस वक्त इंटरनेट के ऊपर जो बेस करते हैं अपने यूज केसेस पर। तो देखना ही पड़ता है कि कौन सी कॉइन या कौन सा टोकन का अपना यूज केस है, वो किस हद तक एक जो हमारे इन्वायरमेंट है या हमारे इकोसिस्टम को किस तरह से सपोर्ट कर सकता है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली, क्योंकि ये एक दुनिया ही और है, बिल्कुल एक मुख्तलिफ़ किस्म का निज़ाम है लेन देन का, और इसमें काफ़ी मरतबा इनसे समझने की कोशिश भी की। अच्छा, मुस्तकबिल के अंदर यहाँ पे कुछ तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही। भाई मेरे जहन में तो ये इतनी मुश्किल चीज़ें हैं, थोड़ी मुश्किल से आती हैं मेरे जहन में। तो अभी कहते हैं जैसे कि तमाम तारीख़ों को देख रहे होते हैं आप लोग, ऐसे जैसे हम लोग स्टॉक एक्सचेंज में देख रहे होते हैं कि साहब वो वाली तारीख़ आएगी, रिज़ल्ट अनाउंस होंगे, ये वो। इसके अंदर भी कुछ तारीख़ों की सिग्निफिकेंस है या बस ऐसे ही सिस्टम चलता जाता है? क्योंकि आप लोगों की कोई ना कोई ख़बर मैं देखता हूँ बिटकॉइन वगैरह, या बिटकॉइन की तो इतनी नहीं आती, ये इथीरियम वगैरह की आती है। अब ये अपग्रेड आ गया, अभी फलाना आ गया, अभी ये चीज़ आ रही है, अभी वो चीज़ आ रही है। हुकूमती सतह पर भी और ममालिक इसको अपना रहे हैं। तो थोड़ा सा ज़रा अपडेट हमें भी देना, हमें समझ तो आए क्या चीज़ है। देखिए, पहली बात तो ये है कि ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा है, ठीक है, ये किसी एक लोकल इकोनॉमी का हिस्सा नहीं है। तो इसमें बहुत सारी खबरों को जोड़ना जो है कुछ फ़ायदा नहीं है उससे, बल्कि देखना ही पड़ता है कि टेक्नोलॉजी वाइज वो कितनी जल्दी ग्रो कर रही है। अभी रिसेंटली अगर मैं इथीरियम की बात करूं तो इसके इस साल लास्ट ईयर यानी कि 2 अपग्रेड आए। पहला इसका पेक्ट्रा अपग्रेड आया था, उसके बाद एक फुसाका अपग्रेड आया। फुसाका अपग्रेड को 4 महीने लग गए उसको अपग्रेड करने में। तो उसके अंदर एक हार्ड फोर्क लेकर है। हार्ड फोर्क का मतलब ये होता है कि अगर आप उसके ब्लॉक्स के अंदर या उसके अंदर ट्रांजेक्शन के अगर कोडिंग में अगर आप कुछ चेंजेस लेकर आना चाह रहे हैं, दिस इज कॉल्ड हार्ड फोर्क। तो उसका हार्ड फोर्क आने से भी बड़ा इंपैक्ट आया था। तो अब देखा जाए तो इथीरियम में भी तेजी आ रही है, इथीरियम की टोकन में भी तेजी आ रही है। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि इसका क्या असर पड़ता है। इसका जो असर पड़ता है वो ज़्यादातर देखा जाता है बिटकॉइन की हाल्विंग से। जैसे बिटकॉइन की हाल्विंग हुई 16 में, 17 में बुल रन आया, आपने देखा। उसके बाद 20 में इसकी हाल्विंग हुई, यानी कि ब्लॉक्स रिवॉर्ड आधे हो जाते हैं। और अभी जब 24 में आए तो 25 में होना मुतवक्का है। लेकिन अगर देखा जाए तो पिछला 3 बुल रन के बाद ये जो चौथा बुल रन है, इसको हम कहते हैं सुपर साइकिल। इस सुपर साइकिल की लेंथ थोड़ी ज़्यादा होती है, इसकी आप समझ लें कि ड्यूरेशन थोड़ी ज़्यादा होता है। नॉर्मली बुल रन की जो उसका जो अपना एक टाइम फ्रेम होता है वो बहुत कम होता है, 2 से 3 महीने होता है। लेकिन हो सकता है कि शायद इस दफ़ा के सुपर साइकिल में ये 6 महीने 8 महीने मजीद इसमें लग सकते हैं, क्योंकि दुनिया का अब ये जो स्पेकुलेशन की बात हो रही है, वॉलेटिलिटी की बात हो रही है, इसका काफ़ी इंपैक्ट आया दुनिया में। बिटकॉइन को वॉलेटाइल तस्वुर नहीं किया जाता। हाँ, ऑल्ट्स को थोड़ा सा किया जाता है, ऑल्ट्स को, क्योंकि उसमें बहुत तेज़ी इसलिए आती है कि यूज़र बेस अचानक से बढ़ जाता है, यूज़र्स की उसमें इन्वेस्टमेंट आ जाती है। बहुत ही लो कैप वाले ऐसे आपको टोकन मिलेंगे जो $1 मिलियन के थे और फिर उनके अंदर $1 बिलियन का जो है वो मार्केट का जाता है। इसके पीछे जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो आपके इन्वेस्टर्स हैं, वो आपकी वेल्स हैं, वो आपके ऐसे मैनिपुलेटर्स हैं जो इस मार्केट को हाई नेटवर्क, जो जैसे हमारे यहाँ स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हाई नेटवर्क इन्वेस्टर्स होते हैं, ऐसे ही ये क्रिप्टो मार्केट के अंदर ये लोग टर्म यूज़ करते हैं वेल्स का, कि जो बड़े पैमाने के ऊपर इधर सरमायाकारी करने के लिए आते हैं। आई एम श्योर एंड दी आइडियाज़ आर द सेम। बस ये कि जो सिस्टम यहाँ लागू है वो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का है, व्हाट आई अंडरस्टैंड इज़, यानी हुकूमतों और आम बैंकारी निज़ाम से मावरा होकर ये काम चल रहा है। इसका आम बैंकारी निज़ाम से बराह रास्त रब्ता नहीं है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि इसका बिला वास्ता ताल्लुक ज़रूर बनाया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पे वर्क कर रहे हैं। इसके साथ साथ स्टेबल कॉइन्स, यानी कि जो मौजूदा एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक यूनिट्स हैं, करेंसीज हैं, उनकी बेसिस के ऊपर स्टेबल कॉइन, थोड़ा सा स्टेबल कॉइन के मुतालिक
अच्छा, आज से तकरीबन कोई साल भर पहले इसके ऊपर जेर बहस शुरू हो गई थी यूएसए में, यूरोप कंट्रीज में, कि स्टेबल कॉइन को किस हद तक दर्जा दिया जाए। तो जुलाई की बात है, जुलाई 2025 में एक जीनियस एक्ट के नाम से एक बिल पास हुआ यूएसए में, और वहाँ के जो लॉ मेकर्स थे, देखें हर मुल्क की अपनी जो पॉलिसी बनाई जाती है ना, जो जब आपकी पॉलिसी अच्छी होती है तो पॉलिटिक्स भी आपकी अच्छी होती है, जब आपकी पॉलिसी खराब होती है तो उसका असर हमेशा आपकी सियासत पे आता है। तो जब से उन्होंने ये पॉलिसी बनाई है तो उससे उनकी पॉलिटिक्स पे बड़ा पॉजिटिव असर आया है। तो पाकिस्तान में भी ये चीजें देखने आनी चाहिए कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो किस हद तक पॉलिसी को इस हद तक बनाए ताकि आपकी इकोनॉमी डेवलप करे, आपकी इकोनॉमी ग्रो करे। अगर ये देखा जाए तो ये जीनियस एक्ट की मैं बात करूं तो ये 2025 जुलाई की बात है, ये बिल पास हुआ। जीनियस एक्ट के तहत ये लिखा गया है कि जो आपके स्टेबल कॉइन है उसके पीछे डॉलर्स होना चाहिए, यानी कि डॉलर बैग स्टेबल कॉइन, जिससे क्या हुआ कि आपका यूएसडीसी, यूएसडीटी, यूएसडी1 और लातादा ऐसे यूएसडीटी यानी कि जो ब्लॉकचेन के जो क्रिप्टो डॉलर कहलाते हैं उनमें इतनी ज्यादा ग्रोथ आई कि इस वक्त उसका जो मार्केट कैप है तकरीबन कोई 300-400 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। और दे आर एस्टिमेटिंग राइट नाउ कि ये अगले आप समझ लें कि 10-15 सालों में इसको आप आराम से इसको 10 से 12 ट्रिलियन डॉलर तक लेके जा सकते हैं। इससे क्या फायदा होगा, एक तो इससे इनका पेपर डॉलर के ऊपर लोड कम आएगा, दूसरा इससे आउटरीच बहुत बढ़ जाएगी। नॉर्मली पेपर मनी, पेपर डॉलर लेना इतना आसान नहीं, हर मुल्क में उसकी अपनी सैंक्शंस हैं, उनकी अपनी कुछ पाबंदियां हैं, इस चीज से गुजरना पड़ता है। तो अगर आप पाबंदियों वाले मुल्क बहुत ले रहे हैं ये, तो और जाहिर सी बात है उनको, जाहिर सी बात है अगर वो रुकावट आ रही है किसी चीज में, अगर रुकावट आ जाए, लोग अगर उसको देख रहे हैं कि जहां से उनको फायदा नजर आ रहा है अपने किसी भी इनकम को बढ़ाने के लिए, तो वो सद तक जाते हैं कि उसको देखने के लिए कि भाई ताकि उनकी अपनी आमदनी में इजाफा हो। और जैसे भी आपको पता है कि अगर हम बात करें क्रिप्टो की, तो क्रिप्टो में सबसे बड़ा जो उसको अहम रोल अदा करता है वो हमारा यूएसडीटी करता है, यानी कि हम उसको कहते हैं स्टेबल कॉइन। उसके बगैर फिर आप सरमायाकारी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें इतना उतार चढ़ाव होता है कि आप डायरेक्ट बिटकॉइन नहीं खरीदते, बल्कि आप पहले अपने जो फियाट करेंसी है उसको आप एक्सचेंज करते हैं अपने यूएसडीटी में, उसके बाद आप चेंज करते हैं उसको किसी भी टोकन में। अभी हाल ही में हो सकता है कोई और निजाम भी आए, लेकिन अभी जो राइज निजाम है बिल्कुल। तो स्टेबल कॉइन के हवाले से बात की जाए तो वो जीनियस एक्ट है, इसके बाद एक और क्लैरिटी एक्ट आने वाला है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आप नहीं क्या एक्ट है ये बताएं ना, वजाहत करें। हम सुन रहे हैं अखबार में तो सुनते रहते हैं हम लोग अखबार। ये क्लैरिटी एक्ट बड़ा मजे का एक्ट है। इसके अंदर सबसे बड़ी जो एक इंपॉर्टेंस है, जो मेरे लिए भी एक बड़ी इंपॉर्टेंस है, वो आपकी ऑल्ट्स के बारे में, यानी कि ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। अभी यूएसए में फिर वो दोबारा से डिबेट शुरू हो रही है, और हो सकता है कि 15 जनवरी या 16 जनवरी को फैसला हो जाए कि आया ये क्लैरिटी एक्ट को पास होना चाहिए नहीं। क्लैरिटी एक्ट ये कहता है कि जिस तरह सिक्योरिटी टोकन्स आपके स्टेबल कॉइन्स हैं, पीछे बैक बाय डॉलर है, इस तरह आपके जो आपके क्रिप्टो है, जिस तरह आपके बहुत सारे, जिस तरह बिटकॉइन है, सोलाना, ईथर वगैरह, ये सारे लातादार जो टोकन है, यानी कि अपार्ट फ्रॉम स्टेबल कॉइन जिनकी प्राइस फ्लक्चुएट करती है, उनके पीछे क्या होगा। अगर तो उन्होंने इसको कमोडिटी करार दे दिया तो ये बहुत ही खुशाइन बात है। तो हो सकता है कि आइंदा आने वाले हफ्तों में आपको बहुत ज़्यादा तेज़ी नजर आए मार्केट में। कोशिश की जा रही है कि इसको सिक्योरिटी के तौर पे ना रखा जाए, क्योंकि सिक्योरिटी में हमेशा आपको बैक बाय कुछ करना पड़ता है। लेकिन अगर हम बात करें क्रिप्टो करेंसी की, तो टेक्निकली भी इसको कमोडिटी में शुमार किया जाना चाहिए। कमोडिटी में शुमार होने से फ़ायदा ये होगा कि इसमें बहुत तेज़ी भी आएगी, इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आने के चांस है, और ज़्यादा आप ये समझ लें कि जो तेज़ी आपको नज़र आएगी वो 15 जनवरी के बाद आपको नज़र आएगी। तो क्लैरिटी एक्ट जो है उसका वेट किया जा रहा है बड़ी शिद्दत से। क्लैरिटी एक्ट जो है उससे हमें फ़ायदा हमारे उससे में अगर उसको अनाउंस कर दिया जाए कि आया कि ये सिक्योरिटी नहीं है, ये कमोडिटी में इसका शुमार होता है, क्रिप्टो करेंसीज का जितनी भी लातादार टोकन है अपार्ट फ्रॉम स्टेबल कॉइन, तो ये बहुत बड़ी एक अहम खबर होगी क्रिप्टो में। अच्छा, गवर्नमेंट के लिए अब एक और चैलेंज भी आ गया है। गवर्नमेंट के लिए जाहिर बात है, गवर्नमेंट में आई डोंट नो थिंकर्स कितने होंगे इस पे, लेकिन आपको पता है कि वर्चुअल एसेट्स के ऊपर काफ़ी वर्क हो रहा है। प्रॉब्लम ये है कि मल्टीपल पैरेलल प्लेटफॉर्म्स काम करते हैं। यहाँ पे रोज़ाना की बुनियादों पर आप टोकन्स क्रिएट कर सकते हैं जो सोशल इन्फ्लुएंस की बुनियाद के ऊपर अपनी वैल्यू गेन करते हैं। पिछले प्रोग्राम के अंदर आप बता रहे थे, एंड समटाइम्स व्हाट हैपन्स इज दैट इन मिनट्स इफ़ नॉट सेकेंड्स, इन मिनट्स उनकी मार्केट कैप जो होती है वो दे गो इनटू हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स, एंड वंस दे रीच दैट थ्रेशोल्ड तो फिर आई थिंक देयर इज़ नो लिमिट टू मार्केट कैप्स। देखिए, इसको थोड़ा हमें फ्रेमवर्क को थोड़ा अंडरस्टैंड भी करना पड़ेगा, इसको स्ट्रीमलाइन भी करना पड़ेगा। और आप चूँकि मैंने सुना है कि आप लोग आपस में डिस्कशंस भी करते हैं, वर्चुअल एसेट्स की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी वगैरह भी बनी है, आई एम श्योर यू मस्ट बी इन टच विद सम ऑफ द मेंबर्स, और यू माइट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व विद इट इन फ्यूचर, किसी ना किसी इंटरेक्शन में तो होगा। तो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? क्योंकि आज अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में, अब मैं फिर नहीं कहूँगा, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे प्लेटफॉर्म से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एंड दे आर बैक्ड बाय सम ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग ब्लॉकचेन्स लाइक सोलाना एंड बाइनेंस। आई एम जस्ट सेइंग, क्या कहते हैं आप इसके बारे में? अच्छा, जब से ये पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल और पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का कायम अमल में आया, इसमें फ़ायदा ये हुआ है कि वो लोग
जो इस नेटवर्क से बाहर थे, जिनको ये खदशा था कि आया कि ये इलीगल है या इसको रेगुलेट नहीं किया गया, तो सबसे पहले तो आप ये सुन लें कि अब ये लीगल करार दी गई है। इसमें ऐसी कोई कबात नहीं कि आप ये मत कहें कि अब ये इलीगल है। पाकिस्तान में बाकायदा इसके ऊपर जो हमारी मिनिस्ट्रीज़ हैं वो काम कर रही हैं और वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में सरमायाकारी की जाए। अभी जिस तरह हाल ही में बाइनेंस के नाम से कंपनी ने, बाइनेंस इन्वेस्टमेंट कंपनी ने $2 बिलियन के ऊपर एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत वो पाकिस्तान के जितने भी बॉन्ड्स हैं या पाकिस्तान में जो आपकी टेबल्स हैं या आपके इस तरह के जो पाकिस्तानी मईशत से जो बहुत जुड़े हुए, जिनका स्टॉक से आपका ताल्लुक है, उसको डायरेक्ट उसको अपने वो रियल वर्ल्ड एसेट के नाम पे उसको लेकर आएंगे, उसकी टोकनाइजेट करेंगे ताकि लोग आवाम उसको भी खरीद सके। चूंकि एक आम आदमी उसको खरीद नहीं पाता है, तो वो भी उसको खरीदने के लिए उसमें एक्टिविटी, उसमें इन्वॉल्व करने के लिए, एक्टिव करने के लिए उसको उन्होंने ये $2 बिलियन की सरमायाकारी करने का ऐलान किया। तो ये बड़ी खुशाइन बात है। इसके अलावा अगर आप देखें, हाल ही में भी जो है वो बैंक्स भी इनसे राब्ते करना शुरू हो गए, क्योंकि बैंक्स को पता है कि हमें अगर हम इस नेटवर्क का हिस्सा नहीं बनेंगे तो आइंदा जाके उनको बहुत ज़्यादा इसमें इनको जब आप ये कह सकते हैं कि इनको डेंट पड़ने वाला है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि वो भी अपना स्टेबल कॉइन निकाले, बैंक्स को साथ रखिए अपने, ताकि बैंक्स और सर्विसेज भी देना शुरू करें और अपना वो भी रेवेन्यू बढ़ा सके वहाँ पे जाके। नहीं, माजरत यहाँ एक लुकमा आपको देखें, असल में पता नहीं लफ्ज़ डिजिटल से हमारे मुल्क के अंदर हर आदमी घबराता क्यों है। आपको हैरान मैं कर दूं कि इंटरनेशनल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स तक पाकिस्तान के अंदर पॉपुलराइज नहीं हुए, इसके बावजूद कि उनकी अवेलेबिलिटी दूसरे ममालिक में है। पॉपुलराइज के माने ये हैं कि उनको यूज़ नहीं आप कर सकते विदाउट सम कोई लूप होल के साथ। तो सर इसमें तो मैं अब नाम नहीं लेना चाह रहा, आपको पता है पिछले हमारे साबका वज़ीर ख़जाना जो थे, उन्होंने कहा ये भी मैं यहाँ इंट्रोड्यूस नहीं कर सका। तो ये बॉटल नेक्स हम क्यों क्रिएट करते हैं जिनकी वजह से इतनी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। आज फ्रीलांसर ने भी पैसे लेने होते हैं तो मल्टीपल इंटरमीडियरीज से होकर पैसे कटवा के उसके पास पहुंचते हैं। क्या फ़ायदा है इसका, मुझे समझ में नहीं आया। मुल्क आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कुछ पाबंदियां थी या पाकिस्तान को उस ग्रे लिस्ट में रखा हुआ था, जिसके सबब ये जो आप जिनके नाम नहीं लेना चाह रहे लोग समझते हैं इस चीज़ को, उन प्लेयर्स के ना आने के से क्या हुआ कि लोगों ने फिर दूसरा रास्ता चुना। वही मैंने आपसे कहा ना, क्रिप्टो करेंसी में 4 करोड़ के अवाम काम कर रही है, ये कोई छोटा मोटा 4 करोड़ जी एग्जैक्टली 40 मिलियन यूजर्स आर नाउ इन क्रिप्टो स्पेस। तो आप अंदाजा लगाएं, पाकिस्तान इन पाकिस्तान और पाकिस्तान का शुमार दुनिया के तीसरे नंबर पर आता है एडॉप्शन के हिसाब से, इंडिया, यूएस एंड पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को आप इतना हल्का ले लें, पाकिस्तान के यूथ को इतना हल्का ना लें। कोई भी इस वक्त आवाम को ये मत समझे कि ये जो यूथ है, जो हमारी जेंजी है, दे आर नॉट अडॉप्टिंग, दे आर अडॉप्टिंग और दे आर गोइंग टू अडॉप्ट ऑल अदर थिंग्स एज वेल। देखो पेशकार और मुहक्किक ने भी बता दिया हमें पीछे से कि साहब 3 से 4 करोड़ लोग हैं इस काम में, और वॉलेट्स बेतहाशा और होंगे जिनकी लोकेशन बेस्ड नहीं होते। ये तो वो है जो मैं आपको ऑन चेन एनालिसिस यानी कि अपने आईपी एड्रेसेस से बता रहा हूं, जो बाकायदा कंपनीज की तरफ से वॉलेट्स जो है वो तो फिर जनरेट करते जाएं। आप एक आदमी बहुत सारे वॉलेट्स रख सकता है, जैसे बहुत सारे बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, बिल्कुल, और उनके लिए मुख्तलिफ पर्पस पे काम करे, उसको कोई रोकने वाला नहीं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये देखा कि ये अच्छा, ये वाला जो फिनटेक का जो ये जंप था ये नहीं आ सका पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान का भी समझ लें कि इस लाइक अ लीप फ्रॉग जंप, जहाँ पर आपने एक को कहा कि भाई हमें उसमें एफर्ट्स करने के बजाय हम डायरेक्टली बेहतर है कि हम क्रिप्टो से ही आ जाएं उसमें। तो लेकिन यहाँ पे क्रिप्टो में आपको पता है ऐसा पेयर टू पेयर इज नॉट बाय द सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी, तो इसलिए आपको पाकिस्तान या और भी बहुत सारे मुल्कों में आपको तेजी इसलिए नजर आई थी कि वहाँ पे डायरेक्टली एक आदमी दूसरे में उसमें कर सकता है। देखें एक्सक्यूज मी, इसलिए थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं पड़ती। देखें एक्सक्यूज मी, मैं अभी आपको एक क्लियर बात बता दूँ, ये जो आप रेगुलेट करने की बातें कर रहे हैं ना, बुरा तो नहीं मानेंगे, मैं आपको सही बताऊँ, ये दौर डी रेगुलेशन का है। अगर आप इसका जो है ना अपनी तरफ से रेगुलेट करने की कोशिश, इसका जो वे आउट है ना वो कुछ और है। वे आउट ये है कि कंपेटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें, और मेरा ऐसा ख्याल है कि कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें, बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट करें जिसके अंदर ये फ्लरिश कर सके। क्योंकि अगर आप रेगुलेट करने की कोशिश करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। उसकी वजह बताता हूँ आपको। वजह ये है कि अगर आप एक वॉलेट बना लें, उसमें आप कुछ पैसे ट्रांसफ़र कर दें, फिर उसके बाद भले आप फ़ोन अपना डिलीट कर दें, आपके पास अगर आपका फ्रेज़ मौजूद है, ये अब बहुत समझाना बहुत मुश्किल है, फ्रेजेस का एक कॉम्बिनेशन होता है, वो अगर आपके पास मौजूद है, अब आपने अपनी तरफ से हटा दिया, आपके पास सिर्फ वो एक पुर्जा एक कागज़ का पुर्जा पड़ा हुआ है, आपने जेब में डाल दिया, ठीक है, आप घूम रहे हैं दुनिया के अंदर कहीं पे भी, किसी भी वॉलेट पे आप एक्सेस करना चाहें आप दोबारा से एक्सेस कर लें। एम आई करेक्ट? जी बिल्कुल। तो वो पैसा जो यहाँ से वहाँ जाना है, उसके लिए टू बी वेरी फ्रैंक कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये पैसा इंस्टेंटली यहाँ से वहाँ जा सकता है। अगर आप रेगुलेट करते हैं वॉलेट की, कोई देखें, याद रखें, एक्सचेंजेस से यू कैन कलेक्ट डेटा, बट देयर आर मैनी वॉलेट्स जो आपके साथ कभी डेटा शेयर नहीं करेंगे।
मेरा ऐसा आप ख्याल जिसकी है। बात कर रहे हैं गलत अली बोल रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? नहीं नहीं अली भाई, आप जिसकी बात कर रहे हो उसे हम कहते हैं वेब 3। हाँ। एक्सचेंजेस आर कॉल्ड वेब 2। वेब 2 में आपके पास सारी प्राइवेसीज होती हैं, आप उनको सरेंडर कर देते हैं, लॉगिन आईडी पासवर्ड उनके पास होता है, दे आर कस्टोडियन ऑफ योर एसेट्स एज फार एज द वेब 3 इज कंसर्न। एंड वो केवाईसी भी कर सकते हैं आपकी, वो डेटा प्रोवाइड भी कर सकते हैं, उनके पास डेटा मौजूद भी है। तो इस तरह देखा जाए तो बहुत सारी एक्सचेंजेस जो है वो डेस्क के ऊपर ज्यादा सपोर्ट जो कर रही हैं। बिटकॉइन वॉलेट में किसी में पड़े हुए हैं जी, वो किसी ने नहीं निकाले, आप कुछ कर लें आप वो नहीं निकाल सकते। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा जिसके पास की प्राइवेट की होगी सिर्फ वही निकाल हूँ? सिर्फ वही निकाल सकता है, और कोई चाहे निकालना नहीं निकाल सकता। अच्छा नाजरीन, आपको पता होगा, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि मैं तो फाइनेंस के मौजू का तालिब इल्म हूँ, पढ़ता भी रहता हूँ, लिखता भी रहता हूँ, और लिख लिख के अब AI जब से आया है तो बड़ी मदद हो गई है। जो मेरे ख्यालात हैं मैं अपने नज़रियात को किताबों की सूरत में भी पेश कर देता हूँ। AI से घबराना नहीं है भाई, इसको एम्ब्रेस करना है, इसके खिलाफ नहीं जाना। हम लोग हमेशा उल्टा चलने की कोशिश करते हैं। लोगों ने 20-20 साल घर में टीवी नहीं लगाया। हारून साहब, बिल्कुल क्या हालात जो हैं वो ऐसे हैं, खराब हो जाएंगे, बच्चे खराब हो जाएंगे। इंटरनेट का आप देख लें, लोगों ने बहुत लेट इंटरनेट को अडॉप्ट किया, लेकिन जिन लोगों ने अडॉप्ट किया वो एडवांस रहे इसके साथ साथ। देखिए हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स हैं। आज के दौर में इंटरनेट के बगैर चल सकते? चले मैं आपसे फास्ट राउंड करता हूँ, इंटरनेट के बगैर चल लेंगे आज? कोई भी नहीं है। आपके घर में अगर कोई गेस्ट भी आ जाए, सबसे पहले वो ना पानी मांगते ना चाय का पूछते हो, कहते हैं पासवर्ड बता दो, वाईफाई दे दो, फोन के बगैर गुजारा कर लेंगे? बहुत मुश्किल है। छीन लूं आपसे फोन? नहीं हो सकता। नहीं, छीन लूं आपसे फोन को, एक दिन गुजार सकते हैं आप उसके बगैर? बहुत मुश्किल। परेशान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। और टेक्नोलॉजी आपकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। बिल्कुल बन चुका है। क्यों नफी करते हैं, क्यों टेक्नोलॉजी से लड़ाई कर रहे हैं आप? वाई यू आर ट्राइंग टू फाइट विद टेक्नोलॉजी? हारून साहब, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, सॉरी एंकर आपसे पूछ रहा है कि हम बतौर माशरा टेक्नोलॉजी से लड़ाई करके क्या हासिल? आपको अमेरिका जाना है, आप गधे गाड़ी पे बैठ के जाएंगे, जहाज पे बैठ के जाएंगे? मुझे बताएं, वाई यू आर डिनाइंग टेक्नोलॉजी? माई क्वेश्चन टू यू। ऑफ कोर्स जहाज पे जाएंगे। तो सर ये आप समझने की कोशिश करें बतौर माशरा। आप तो खैर समझते हैं, मैं तो आपको छेड़छाड़ कर रहा था, कहीं बुरा ना मान जाइएगा। ये बेसिकली क्या है कि वी हैव टू रियलाइज कि ये अच्छा ये चश्मा है, this is the simplest form of technology right now attached. If I take it off, I will not be able to read, see things properly. If I wear it, it's a piece of glass or plastic, I am able to see clearly. आज से कुछ साल पहले, यानी मेरे ख्याल 200-300 साल पहले जब ये टेक्नोलॉजी लेंसेज की नहीं आई थी, people had a very difficult time. जी बिल्कुल। This is a lens to see the new financial world. आप क्यों चश्मा उतरवा रहे हो हमारा? क्या मसला है आपके साथ? हमें क्यों ऐसे अंदाजों पे चलाना चाह रहे हो भाई? व्हाट इज रॉन्ग? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पढ़ाकू बच्चा क्लास वाला हूँ, और ये भी पढ़ाकू बच्चे ही होंगे क्लास में, जब मुझे लग रहा है। तो सर ये वाई यू वांट टू टेक आवर स्पेक्टिकल्स अवे? मेरा आपसे सवाल ये, रेगुलेशन ये पता करेंगे, वो पता करेंगे, क्या हासिल होगा आपको पता करके? मैंने आपको बता दिया, वॉलेट का एड्रेस मेरे पास है, एक छोटी सी पर्ची मैंने अपनी जेब में रख ली, बात खत्म। जेब में रखने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर मेरे पास कोई डिजिटल स्टोरेज डिवाइस है उस पर भी मैंने रख ली, क्लाउड पे भी रख ली। मैं ही निकाल सकता हूँ, आप नहीं निकाल सकते। कर लें आप, मैं ये बोल रहा हूँ आपको। वाई यू वांट टू रेगुलेट दिस? देखिए जितनी ज़्यादा रेगुलेशंस की तरफ जाएंगे उतनी ज़्यादा आपके लिए पेचीदगियाँ होंगी। अब देखना ये कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है, या पीवारा या पीसीसी जो है, वो किस कंट्री को अपना एज अ रोल मॉडल बनाना चाह रही है। जैसे सिंगापुर है, आप चाइना की बात करें, आप इंडिया की बात करें, आप यूएई की बात करें, तो यार उनकी जो अडॉप्शन है वो हमसे ज़्यादा फास्ट है, ऐसी बात नहीं है। सबसे ज़्यादा उनको जो सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो वहाँ के लोगों में आसानियाँ उन्होंने पैदा की हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको अडॉप्ट कर सकें। पाकिस्तान में अब लोग थोड़ा सा इस मामले को देखना चाह रहे हैं कि आया कि रेगुलेशन कहीं उनके लिए मुश्किलात का सबब ना बन जाए। मतलब इसकी एक बड़ी बुरी मिसाल जो है वो इंडिया का वो टैक्स है, यानी कि 30% टैक्स ना अप्लाई करें। देखिए जो लोग वो गलतियां कर रहे हैं आप उसको ना दोहराएं, उनकी जो अच्छाइयां हैं उसको आप दोहराएं। आप ब्लॉकचेन कंपनीज को इनवाइट करें, आप डिफाई कंपनीज को इनवाइट करें, आप मेटावर्स है, एनएफटीज हैं, आप एआई है। नहीं, फिनटेक की बातें सब कर रहे हैं, जैसे एक जमाने में डिसरप्शन की बात शुरू हुई थी। जी बिल्कुल, डिसरप्शन के चक्कर में लीनियरिटी पे लगे हुए आप अभी तक। आप मुझे ये बताएं कि भाई मेन एम ये है कि जैसे अभी ये क्रिप्टो है, अभी इसके लिए आप भाई, मेरा ऐसा ख्याल है, बुरा ना मान जाइएगा, रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने के बजाय रिसर्च डिपार्टमेंट बनाएं, रिसर्च शुरू करें। ये क्या है? आपके मुल्क में इतना प्रोग्रामर बैठा हुआ है, उस प्रोग्रामर को इस तरफ लाएं। अभी मेरी इनकी बात हो रही थी कि इसकी क्रिप्टो की ज़ुबान सॉलिडिटी है, जावा और C++ से मिलती जुलती ज़ुबान है। पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद है उन लोगों की जो कि रिडंडेंट हो गए थे माजी के अंदर, उनको रीयूटिलाइज करो। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये 1, 1.5, 2 साल तक अगर आपने इसको इस्तेमाल ना किया, AI आपसे नंबर ले जाएगा। ये बड़ी फास्ट फील्ड है, सुबह में कुछ, रात में कुछ।
इसमें देखिए बहुत सारे पहलू हैं, बल्कि अभी अगर मैं देखूं तो जैसे बैंक्स ने पिवारा से रब्ता किया, पीसीसी से रब्ता किया, इस तरह हाल ही में एक बड़े रियल एस्टेट जाइंट टाइकून ने यहाँ पे जो है हमारी पिवारा से पीसीसी से रब्ता किया है। वो भी अपने रियल एस्टेट्स को रियल वर्ल्ड एसेट्स के नाम से लेकर आना चाह रही, ताकि फाइलों की जगह जो है वो टोकन्स आपको मिलेंगे। अब वो जमाना चला जाएगा कि फाइल्स भरी होंगी मार्केट में फिजिकल, आप टोकन्स के जरिए उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। टोकन्स का सबसे बड़ा फायदा ये कि उसकी डिमार्केशन, उसकी जो एक डिस्क्रिमिनेशन वो बहुत आसान है। रीट नुमा चीज कुछ बन जाए, रीट हो गई, लेकिन रीट से भी एडवांस होगी। रीट में तो चले एक लिमिट होती है कि वहां पे एक छोटे अमाउंट से आप नहीं कर सकते पार्टिसिपेट, आपको भी एक हैवी अमाउंट चाहिए। एज फार एज अ टोकनाइजेशन इज कंसर्न, वहां पे आप 1 टोकन लें या 1 लाख टोकन लें या 1 मिलियन टोकन लें, डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट है। तो इस तरह के जो रियल एस्टेट टोकनाइजेशन की जो बात हो रही है, सिर्फ पाकिस्तान में, और जो पाकिस्तानी होंगे यहाँ पे जब उसमें सरमायाकारी करेंगे तो वो भी इकोनॉमिकल आपको ग्रोथ देगा। आपको जितना ज्यादा कैश, पाकिस्तान को एफडीआई चाहिए, एफडीआई चाहिए, तो लोग बोलते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लेकर आओ, ये लाओ वो लाओ, टैक्स कम करो, यूं करो वो करो। क्रिप्टो एक रिलेटिवली अनरेगुलेटेड फील्ड है। आपको एफडीआई का खाता पूरा करना है ना, आप क्रिप्टो से पूरा कर लो। अब आप लोग बोलोगे क्यों? देखो, अभी उन लोगों ने आपके ऊपर हल्का हाथ रखा हुआ है, आप समझ जाओ कौन लोग हैं। यानी दुनिया की जो मईशत चलाने वाले जो लोग हैं, उन्होंने आप पे हल्का हाथ रखा हुआ है, और वो लोग क्रिप्टो चलाने के फेवर में भी हैं। अब मैं इशारे भी आपको दे रहा हूं, देखो खुद समझ जाओ आप। इससे कबल कि कोई और मुल्क नंबर ले जाए, आप इसमें आगे बढ़ के नंबर ले जाओ। अब लोग बोलते हैं चाइना में क्रिप्टो अलाउड नहीं। अरे चाइना में क्रिप्टो अलाउड नहीं तो सारे क्रिप्टो जायंट तो चाइना के हैं, सारे सीईओ एक्सचेंजेस के जो हैं वो चाइनीज हैं। चाइनीज लड़के और लड़कियां भरे हुए इनमें, आप एक एक का लिंक्डइन प्रोफाइल निकालें, सब में सीईओ सब ये चाइनीज हैं। आप बोल रहे हो बैन है चाइना में, ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे समझ में नहीं आ रही बात। देखिए, ये जो बात है, खबरें सिर्फ खबरों की हद तक की है। इस वक्त अगर आप सारे तो चाइनीज हैं, सबके नाम। अगर आप माइनिंग की बात करें तो पूरे माइनिंग में इस वक्त ऐसे ही नाम है इनके सारे। माइनिंग में भी इस वक्त अगर देखा जाए तो चाइनीज ज्यादा उसमें आ गए, वो चाहे वो दुनिया भर में। इस वक्त मैंने आपसे हमेशा मिसाल दी, इथियोपिया की मिसाल दी है, इसके अलावा तुर्कमेनिस्तान की मिसाल दी है, इसके अलावा ईरान की मिसाल दी है। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज पे इस वक्त चाइनीज ही हैं जो ये काम कर रही हैं। चाइना से आपके मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आ गए, चाइना इस वक्त एआई में भी आ गए, चाइना मॉडल्स बना रहा है, डिजिटल इकोनॉमी में भी आगे इस वक्त जा रहा है चाइना। तो चाइना को अडॉप्ट करना, मतलब उन चाइनीज के साथ मिलकर काम करना, उन जैसी अपनी फर्म को लेकर आना पाकिस्तान में, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है पाकिस्तान में। आप उसको लेकर आए ताकि पाकिस्तान के अंदर जो मैशत है, हमारी जो इकोनॉमी का हैरान करूं जनाब, सकता है कि हमें फायदा मिल जाए। हारून साहब, मैं आपको हैरान करूं, क्रिप्टोग्राफी, डिजिटल सिक्योरिटी, प्रोग्रामर्स, मुल्क में एक ऐसे दुनिया में एक ऐसा मुल्क है जो इस मामले में तकरीबन नंबर 1 है। मैं उसका नाम नहीं ले सकता टीवी पर, बस आप खुद समझ जाए। आप इस रेस के अंदर आपको आगे होना चाहिए, आप पीछे जा रहे हो। मैं नाम नहीं लिया उस मुल्क का, लेकिन समझ सब गए लोग। आप चाहो चेक कर लो नेट के ऊपर, मैं झूठ बोल रहा हूं। क्रिप्टोग्राफी में, डेटा सिक्योरिटी में, डेटा सर्वेलेंस में कौन सा मुल्क आगे? जो लोग ऐसे ऐसे फोन्स के कोड क्रैक कर सकते हैं कि जो मैन्युफैक्चरर खुद बोल रहा है कि नहीं हो सकते, और एक्नॉलेज किया गया ये कि इन्होंने फोन का कोड खोल लिया। क्रिप्टोग्राफी में वो लोग कहां निकल गए? अब मैं नाम नहीं ले रहा, अब खुद ही समझ जाओ। अब इन ममालिक से आपको आगे निकलना है भाई। यू हैव टू बी 1 स्टेप अहेड, नॉट 1 स्टेप बैक। आपके मुल्क में आप मोबाइल फोन के ऊपर टैक्स लगा रहे हो, बड़े खुश हो रहे हो, हमने पीटीए के जरिए हमने टैक्स लगा दिया। ये कोई आपकी फनकारी नहीं है। यू आर मूविंग 10 स्टेप्स बैक, मेरा ख्याल है। आई डोंट नो वेदर यू एग्री और यू डोंट। अभी जैसे हाल ही में अभी एक जगह मुझे यूनिवर्सिटी में इनवाइट किया गया, तो वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट बैठे थे, ज़्यादा जेंजी वाले थे। मैंने उनसे कहा कि आप इस पे काम करें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप देखें, जैसे सॉलिडिटी लैंग्वेज है। आप एक छोटा सा यूज केस लें कि अगर आपने उसको बिल्ड करना है तो नॉर्मली आप एक कमेटी के नाम से भी आप बना सकते हैं। जिस तरह मोहल्ले में ये खवातीन जो काम कर रही थी कमेटी पर, आप इस कमेटी को ऐसे डिफाई के प्लेटफॉर्म पर कराएं और आप उसको ऐसे प्रोजेक्ट रन करें। ज़्यादा क्या होगा, फेल हो जाएंगे, लेकिन आप उसके तहत बहुत सारी चीज़ें आप अखज़ कर सकते हैं कि आया ये क्रिप्टो करेंसी या ब्लॉकचेन किस तरह से हमारे एनवायरनमेंट में हमें कितना हेल्पफुल हमारे लिए है और कितना मददगार साबित हो सकती है। इतनी मज़े की चीज़ है ना ये लैंग्वेज जो है सॉलिडिटी, मैं आपको बता रहा हूँ, पता नहीं टेक्निकल बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये इतनी मज़े की चीज़ है कि आपकी सोच है। और हमारे बच्चे पाकिस्तान में जितना इससे कमा सकते हैं, ये क्रिप्टो करेंसी की खरीदो फरोख्त नहीं है भाई। दिस नॉट ट्रेडिंग, दिस नॉट स्पेकुलेशन। सॉरी, ये थोड़ा सा काम से हटके है चीज़ आप लोगों के, लेकिन ये ही असल में की है। मैं आपको बता दूं, जो बच्चा इसको समझ गया टेक्निकल चीज़ को, वो समझो आगे निकल गया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आपके पास अभी भी विंडो दे रहा हूं, 1 से 2 साल है। 1 से 2 साल के बाद एआई जिस
समत में जिस तेज़ी से जा रहा है, मे बी जो बच्चे अभी 1 साल के अंदर, मैं मजाक के अलावा बता रहा हूँ, पाकिस्तान के पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स अगर कमाने का पोटेंशियल है तो ये प्रोग्रामिंग और ब्लॉकचेन और वेब एप्स और डी एप्स इनको बना के कर सकता है। फिनटेक बोलते रहते हैं, कंप्यूटर ऑन करना आता नहीं हमारे लोगों को, बोलते हैं फिनटेक लगा देंगे। अच्छा यार ठीक है भाईजान, आपको सब आता है, हमें कुछ नहीं आता। सर ये बातें जुबान से करने वाली थोड़ी हैं। फिनटेक, हम पाकिस्तान में फिनटेक आ गया, इंटेक आ गया, फिनटेक आ गया, कहाँ आ गया भाई बताएं? सॉरी, चलें हारून साहब मुझे बताएं, फिनटेक कहाँ आ गया आपके पास? कौन सा फिनटेक आ गया? मेरे फ़ोन पे तो कोई पाकिस्तानी फिनटेक की ऐप नहीं है, हो तो आप बता दें। नहीं है, लेकिन बड़ा स्लो रिस्पांस रहा है, पाकिस्तानियों ने इसको इतना ज़्यादा इंकरेज नहीं किया। दूसरा ये कि हम जितना हम पीछे, हम स्पीड हमारी स्लो है, इस वजह से क्या होता है कि वो चीज़ें ऑब्सोलीट हो जाती हैं। इंडिया बड़ा लीड किया इसमें, इंडिया ने बहुत बड़ा इसमें अपना आपको एक बड़ा नया कदम उठाया था। लोन शार्क्स ने अपनी एप्स बना ली, सुन लें सर, पाकिस्तान के अंदर लोन शार्क्स ने अनरेगुलेटेड सेक्टर के अंदर अपनी एप्स बना ली। वो मेरे नज़दीक वो फिनटेक नहीं है, स्कैम है वो मेरे नज़दीक। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको नजर आएंगी। जहाँ तक बात है, देखिए मैंने आपसे फिर कहा है कि ये क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन से हमें एक लीप फ्रॉग जंप मिल सकती है। आया उस फिनटेक की दुनिया में रहते हुए पाकिस्तान अपना आपका लोहा नहीं मनवा सकती है। कह रहे हैं हमने बड़े डीएप और ये और वेब3 बना ली, एनएफटीज, अब मैं नाम नहीं ले रहा, खुद ये टीवी के ऊपर बहुत ये खबर चल चुकी है। एनएफटीज की मार्केट प्लेस ने पाकिस्तान के अंदर इतना माल बेच दिया, पैसा निकल गया पाकिस्तान से। अब वो लोगों को मिला नहीं मिला हमको नहीं पता। नॉन फंजिबल टोकन इसे कहते हैं, यानी कोई भी चीज़ दुनिया में जो मौजूद हो उसकी किसी न किसी शक्ल के अंदर दस्तावेज बना के, कागज़ बना के, उसको कागज़ तो नहीं, उसको किसी तरह नेट के ऊपर ले आए जी। अब वो आपको समझाना मुश्किल है एक क्लास में, मेरा मतलब एक प्रोग्राम में। तो बात ये है कि ये हुआ आपके मुल्क के अंदर। मैं नाम जानबूझ के नहीं ले रहा, पता सबको है, अखबारों में आ चुका है, टीवी पर आ चुका है, हर जगह आ चुका है। तो सर ये आपके यहाँ ये ऐप्स बन रही हैं जिस पे आप खुश हो रहे हैं, या फॉरेक्स ट्रेडिंग ऐप्स? आप मुझे ये फिनटेक है? नहीं सर वो ये कह रहे हैं ये फिनटेक है, ये फिनटेक है। मेरे तो ख्याल से कोई फिनटेक नहीं है। इस तरह की ऐप्स बनाने के लिए तो बहुत ईजी है। ये बहुत सारी ऐप्स ऐसी हैं जिनके बैक पे शायद कुछ भी ना, मुझे नहीं पता, लेकिन खुद इदारों ने खुद कहा है कि ये इनके पीछे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं है। तो ये जस्ट दे टेक योर मनी एंड दे मेक अ डमी अकाउंट फॉर यू, यू अर्न मनी फॉर 1 day or 2 days, you get very attracted, you put your money in that app and then of course if it ज़्यादातर जो ये MLM के नाम पे आती है, मल्टी लेवल मार्केटिंग, उसमें ये होता है कि अगर आपके रेफरेंस से लोग आ रहे हैं, उससे उनका पैसे में से कुछ आपको मिलेगा, फिर उनके रेफरेंस से जो लोग आ रहे हैं, इसमें नुकसान वही उठाता है एक तो जो आखिर की लेयर होती है जिसके आगे कोई लेयर नहीं बनती, और इनका टाइम फ्रेम बड़ा कम होता है, इनकी मार्केटिंग। ये पहले रियल वर्ल्ड में भी हो चुका है। जी बिल्कुल, ये पहले रियल वर्ल्ड में हो चुका है। एग्जैक्टली, ये होता रहेगा, ये होता रहता है। इस तरह से कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन आपको इससे बचने के लिए ज़रूरी है। तब टोकन पता है क्या होता था? तब टोकन, ये डिजिटल टोकन नहीं होता था, वो एक पर्ची होती थी जो टोकन हुआ करता था। बिल्कुल, एक टोकन वो भी होता था। आपको ये पता नहीं इस चीज़ का अंदाज़ा हो, पाकिस्तान में MLM स्कीम जो आप पिरामिड कह लें, पिरामिड स्कीमें पहले भी आई हैं, तो उसमें भी यही होता था कि आपके पास वो कागज़ का टुकड़ा होता था, आप जमा करते रहते थे लोगों से, इसको भी मैंने मेंबर बना लिया, ये मेरे पास आ गया, इसने मेंबर बना लिया। एक पर्चा आप अपने पास फाड़ के रख लेते थे और वो ट्रीज़ बनती चली जाती हैं। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ये दुनिया में बहुत, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत आगे जाएगी। पड़ोसी मुल्क तो आपका जो है उसने अपनी ब्लॉकचेन बनाई हुई है। जी बिल्कुल। आपने क्यों नहीं बनाई? सवाल जवाब बताएं आप। और मैंने सुना है उनकी काफ़ी मकबूल भी है ब्लॉकचेन। उसकी वजह ये कि 2018 में जब ये SEC से लेटर हमें आया था कि पाकिस्तान में इसको इलीगल तो नहीं कहा था, लेकिन इससे ये कहा था कि आप इससे दूर रहें, इससे बचें। उससे क्या हुआ, गैप आ गया इसमें टेक्नोलॉजी, लेकिन अडॉप्ट तो किया लोगों ने इसको। 2017-18 के बाद लोगों ने इसको अडॉप्ट तो किया एज फार एज ट्रेडिंग इज कंसर्न। जहाँ पे मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करें वो तो आ गया, लेकिन जब हम बात करते हैं इसकी कोडिंग की बात, हम जब करते हैं इसकी डिजाइनिंग की, वहाँ पर जो है वो पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया। इवन उन्होंने अपनी बहुत सारी ऐसी ब्लॉकचेन निकाली जो आज भी इस वक्त नुमाया किरदार अदा कर रही हैं। तो पाकिस्तान के पास अभी भी टाइम है कि इसके ऊपर तवज्जो दे, यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में इसका करिकुलम पढ़ाया जाए, इसको समझा जाए कि आया सिर्फ बिटकॉइन या सोलाना या इथेरियम से काम नहीं चलेगा, आपने ब्लॉकचेन के फंडामेंटल जरूर पढ़ने के। यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज आर नॉट प्योरली क्रिप्टो करेंसीज। हमारे यहाँ जो जनरल एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, blockchain or shared databases, they are completely different technology, and every blockchain is serving some new thing to you. It's offering up some new utility. I'm telling you, ये जो native tokens हैं, they are just or even coins, they are representative of something else. Value आप assign कर रहे हैं depending on the utility, the number of transactions or the speed. There's so many things involved. And अभी एक और blockchain के सरबराह भी शायद पाकिस्तान आए थे। That's one of the, I've heard it's one of the fastest blockchains. मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन ये कि
He's also, I think he's also Chinese. Yes. He's a founder, and most of these people have some kind of programming background also. No? So that's why now that blockchain is like really fast. You send a transaction, immediately it does it. He came to Pakistan. And why do you think he came to Pakistan? कोई potential देखा होगा तो बंदा आया होगा ना. That's देखिए also ऐसी बात है, एक तो उनकी अपनी एक्सचेंज भी यहाँ पर काम कर रही है, मतलब इंटरनेट पे देखा जाए, इसका नाम नहीं ये है कौन सा क्या HTX के नाम से हुबी ग्लोबल जो है ना, पहले हुबी था उसका नाम, उसका नाम बाद में HTX कर दिया गया। तो बाइनेंस और ये दोनों आए थे यहाँ पे, इनकी नुमाइंदे, और उन्होंने आके पाकिस्तान में NOC हासिल करने के लिए ये सारी तगोदोद की है। तो उन्होंने ये देखा कि पाकिस्तान में पोटेंशियल है। देखें पाकिस्तान का जो नंबर है ना, नहीं अभी एक चाइनीज भी आया है, वो आया है, उसका क्या मेरे ख्याल से ट्रॉन, ये जो है अपना, मैं ट्रॉन की बात कर रहा हूं, अच्छा मैं वही उसी की बात कर रहा हूं। ट्रॉन का जो है जस्टिन जो है उनका, उनकी अपनी एक्सचेंज भी है HTX के नाम से। जस्टिन चाइनीज है, बिल्कुल चाइनीज है। जिस तरह बाइनेंस की CC है पाकिस्तान में, उनको तो एडवाइजर भी रखा है यहाँ पे हमारे। तो कहने का मकसद ये कि ये 40 मिलियन का नंबर जो है ये कम नहीं है, ये बहुत ज्यादा नंबर है। इसी वजह से ये अट्रैक्शन आई है। वो किसी और मुल्क में इतना शायद विजिट नहीं किया होगा जितना उन्होंने पाकिस्तान में विजिट करके अपने वर्जन यहाँ पे काम करने का फैसला किया है। ये एक ऐसी मार्केट है जो कि इजाजत देती है कि यहाँ पे बहुत जल्दी ये फ्लरिश हो सकती है टेक्नोलॉजी। बिल्कुल, और ये बात अच्छी बात है कि हमारी जो मिनिस्ट्री फाइनेंस है वो उसको देख रही है, एक अच्छी नज़र से देख रही है। शायद कोई और उनकी जगह होते तो अब तक उस पर बहुत सारी पाबंदियां लगा चुके होते। पाकिस्तान जाओ तो अपने सिम्त में रहा है, लेकिन थोड़ी सा स्लो स्पीड है इस वक्त देखा जाए तो, उसमें बहुत तेजी की जरूरत है। देखिए टेक्नोलॉजी का दौर है, अब वो जमाने चलेगा कि 25 साल बाद क्या होगा। आपको अपने अगले 5 साल की फिक्र होनी चाहिए, 10 साल का प्लान होना चाहिए कि 10 साल में पाकिस्तान, अभी आपको पता हाल ही में जो ये वेनेजुएला वाली बात हुई है, वहाँ पे अगर देखा जाए तो उनके पास भी बिटकॉइन अपने पड़े हुए थे रिजर्व में, तकरीबन कोई 6 लाख के करीब बिटकॉइन उनके पास थे जो उन्होंने एक ज़माने से खरीदे हुए थे अपने 6 लाख। अब वो 6 लाख का जो एक नंबर है देखा जाए तो ठीक है, वो ऑयल के मुकाबले में बहुत कम है, लेकिन अगर हम ये देखें कि आज अगर पाकिस्तान के पास भी 10-15 हज़ार बिटकॉइन होते अगर, तो पाकिस्तान के लिए आइंदा आने वाले सालों में बहुत अच्छी एक खबर होती है कि पाकिस्तान के अपने रिजर्व जो आप बात कर रहे हैं, FDI की आप बात कर रहे हैं कि शायद पाकिस्तान के जल्दी से निकल जाते हैं। आप आगे जरा 1 मिनट रुकें, जरा हिसाब देखिए, हिसाब टेक्निकल हिसाब 6 लाख बिटकॉइन कैलकुलेटर में डालूं, 1 लाख का रेट लगा लूं, वैसे 92,000 रेट चल रहा है मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल, तो ये तो बहुत बड़ी रकम है। अब पाकिस्तान के पास 6 लाख बिटकॉइन हो तो कर्जा उतार दें। बिल्कुल बोल रहा हूँ मैं, अपने जहन में सोच रहा था 6 लाख बिटकॉइन मल्टीप्लाइड बाय $1 लाख, हाँ ह्यूज अमाउंट, नो ह्यूज अमाउंट। ऐसा ही भाई ये कि मतलब उसमें ये कि यू ऐड अ कपल मोर जीरोस, you're in a completely different kind of situation। $60 बिलियन जो है वो छोटा मोटा अमाउंट नहीं बनता है, ये ठीक ठाक अमाउंट है। ठीक है, उनके पास भी $1 बिलियन की ऑयल्स ऑफसेट हो जाएगा ना बहुत कुछ, ऑफ कोर्स ऑफसेट हो जाएगा। देखा जाए तो ये रिजर्व जो है ना, ये पाकिस्तान की तरक्की में बहुत, और मैंने जो अपने प्रोग्राम में कहा है कि पाकिस्तान अगर ये 2000 मेगावाट स्ट्रेटेजिक रिजर्व, पाकिस्तान नहीं अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान ये 2000 मेगावाट को यूज करता है तो अगले 10-12 साल में ये आराम से 5 से 6 हज़ार बगैर कोई खरीदे हुए बिटकॉइन ये हासिल कर सकते हैं टैरिफ की मद में। तो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सोचना चाहिए, और उसके लिए ये ज़रूर करना चाहिए कि जो माइनिंग फर्म्स हैं उनको बिजली जो फराहम करे वो 4-5 सेंट से ऊपर ना फराहम करे, अदरवाइज वो फिजिबल नहीं है। बिकॉज देयर सो मेनी, every day I see that there's so many cryptocurrencies coming up in the market. I've seen so many, each offering something new. मैं अगले दिन यही सोच रहा था, मैंने कहा मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर अभी कुछ चीज़ों पर तो ये लोग बात करते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज यू सी देयर आर सो मैनी टोकन्स ईच विद इट पर्पस, क्योंकि इसमें क्रिएटिविटी इतनी ज़्यादा आपको अलाउ करती है, फ्लेक्सिबिलिटी फ्रॉम मीम कॉइन्स। और लोग बोलते हैं मीम कॉइन क्या है, मैं कहता हूँ भाई ये सोशल इन्फ्लुएंस को मोनेटाइज किया हुआ है। सबसे ज़्यादा उनके जो पेट्स हैं ना, उन्होंने पेट्स के नाम पर ये किया हुआ, बिकॉज अ पेट बिकम्स अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ, सो दे बिलीव दैट इट्स सोशल इन्फ्लुएंसेस ज़्यादा। सीजी के पेट का नाम भी था, वो भी चल गया, और दैट बिकेम अ वेरी बिग टोकन। देयर वाज समवन हु जस्ट टेस्टेड अ टोकन एंड इट बिकेम बिग। There are tokens that themselves say that they are not worthless, they are worthless or whatever, and still they are getting value because of social influence, Gen Z and millennial impact, people willing to invest in them irrespective of what the name or the values say। और बात की आज हमने ब्लॉकचेन के बारे में, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में, और जाहिर बात है यही जो डिजिटल दुनिया के अंदर एक नया डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का निज़ाम आ रहा है उसके बारे में बात की। तो शुक्रिया अदा करूंगा। लास्ट भी आपने मेरी बात को वो कर दिया था, पास कर दिया था। अभी आपने जिक्र किया था मीम कॉइन का। देखा अभी हाल ही में कुछ इस तरह के मीम कॉइन भी आए, जैसे आपने कहा कि उनकी जो है वो
जैसे डॉग्स जैसी शक्ल है या उनकी कैट जैसी शक्ल है या डिफरेंट जानवर हैं। जाहिर सी बात है इस तरह के जो पेट्स हैं सारे पेट्स कामयाब नहीं होते इसके अंदर। मीम कॉइन का जो हमेशा ताल्लुक रहा ना वो एक डेकोरेशन पीस के हवाले से रहा है। अब दुनिया चूंकि वर्चुअल एसेट्स की बात करती है तो वर्चुअल एसेट्स में अब मैं कोई फिजिकल एसेट तो लूंगा नहीं, वो फिजिकल एसेट की जगह मेरे पास कुछ ना कुछ ऐसे मीम कॉइन होने चाहिए। एनएफटी तो इस मामले में फेल हो गया, लेकिन मीम कॉइन के आने से क्या फायदा हुआ कि मीम कॉइन में लोगों ने सरमायाकारी भी बहुत की और इसका अच्छा मुतबादिल है एक तरह का। जी बिल्कुल। तो अभी मैंने हाल ही में एक देखा था जिसका नाम था 114514 के नाम से एक आया था, जो एक लेगेसी कॉइन था, एक लेगेसी मीम कॉइन था जिसकी बुनियाद चाइनीज और जापानीज ने शुरू की थी एक जमाने में। आज से कुछ सालों पहले की बात है। आप यकीन नहीं करेंगे कि उसकी जो प्राइस थी, उसकी जो मार्केट कैप थी, उसमें इतना बेतहाशा इजाफा हुआ कि जब मैंने इसको देखना शुरू किया तो उसकी यूजर बेस की जो तादाद थी तकरीबन कोई 200 से 300 के करीब थी, जो पहुंचते पहुंचते 20-21 हज़ार चलेगी। और इसकी प्राइस में इतना बड़ा जंप आया कि एक मैंने देखा था एक वॉलेट होल्डर ने तकरीबन कोई $350 से तकरीबन कोई $2.2 मिलियन बनाया उसने, $22 लाख। तो यानी कि $350 से $22 लाख बनाना इतना आसान नहीं। लेकिन बात सारी है कि इसमें समझने के लिए आपको जो है वो सीखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, इसमें रिस्क का भी एलिमेंट है, लेकिन बहुत सारे इसमें पहलू देखे जाते हैं। देखिए इसमें मैं रिसर्च करता हूं, आपने मेरी बात की नफी तो की नहीं, इसलिए मैं आपकी बात यही कहूंगा कि ये बात तो है ना, ये मैंने बता दिया कि ये एक रियलिटी है। जो बात आपने की है ये एक रियलिटी है, लोग मीम कॉइन्स की तरफ जा रहे हैं। और जैसे आपने बताया कि ये मुतबादिल है, एनएफटीज का एक दौर आया था कि उसका मुतबादिल है। वक्त अब कम रह गया, वरना मैंने कंक्लूड करना था, कुछ कहना था, पर इन्होंने अपनी बात उसमें की। चलो मैं अगली प्रोग्राम के अंदर और वजाहत आपसे ले लेंगे। वक्त हमारे पास चूंकि कम होता है तो माजरत इसकी मैं क्लैरिफिकेशन आपसे नहीं ले सका। नाज़रीन, वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर टीम को जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।